आमतौर पे ना जब भी हम किसी सर्वाइवल स्टोरी की बात करते हैं, मतलब अस्तित्व बचाने की जद्दोजहद की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वही बड़े जानवर। बिल्कुल, जंगलों में शिकार करते हुए बाघ या फिर पिघलते हुए ग्लेशियर पर खड़े ध्रुवीय भालू की तस्वीर। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति की ये जो बड़े नाटक हैं वो हमेशा हमसे बहुत दूर घटित हो रहे हों। एकदम सही बात है। हम अक्सर अपने आसपास की चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं वो हमारे बिल्कुल सामने, हमारी खिड़की की मुंडेर पर घट रही है जी। आज हमारे पास जो स्रोत है, विवेक द्वारा तैयार की गई कुछ बेहद दिलचस्प स्लाइड्स और शोध सामग्री, वो एक बहुत ही अलग नजरिया देते हैं। जी। विवेक की इन स्लाइड्स को हम आज स्लाइड टू स्लाइड एक्सप्लेन करेंगे। बिल्कुल, और ये करना बहुत जरूरी भी है। और ये हमें एक सीक्रेट वर्ल्ड की तरफ ले जाता है, एक ऐसी गुप्त दुनिया जो बहुत परिचित तो है लेकिन पूरी तरह से अनदेखी है। हम बात कर रहे हैं हमारे आंगन की नन्ही नायिका यानी गौरैया की। ये सचमुच एक अद्भुत विषय है। विवेक के इस सीक्रेट वर्ल्ड वाले संकलन को गहराई से देखने पर समझ आता है कि ये सिर्फ एक छोटी सी चिड़िया के बारे में नहीं है। ये असल में हमारी अपनी मानव सभ्यता के विकास का एक आईना है। इन दस्तावेजों से साफ झलकता है कि कैसे इस जीव ने इंसानों के साथ साथ खुद को ढाला, हमारी संस्कृति का हिस्सा बनी। बिल्कुल, और क्यों आज इसका हमारे बीच से खामोशी से गायब हो जाना खुद हमारे भविष्य के लिए खतरे की एक बहुत बड़ी घंटी है। यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है ना। अक्सर जो चीजें हमारी नजरों के सबसे करीब होती हैं, हम उन्हीं को सबसे ज्यादा इग्नोर कर देते हैं। विवेक की पहली स्लाइड में ना इनकी शारीरिक पहचान को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। हाँ, वो जो नर और मादा का अंतर है, बिल्कुल, नर और मादा के बीच का अंतर सच में काफी स्पष्ट है। मैं देख रही थी कि नर की पीठ तंबाकू जैसे गहरे भूरे रंग की होती है और सबसे खास बात है उसके गले पर बना हुआ एक गहरा काला धब्बा, जिसे ब्लैक बिब कहते हैं। हाँ, ब्लैक बिब, और ऊपरी सिर गहरा भूरा होता है। और इसके विपरीत अगर आप मादा को देखें तो वो पर्यावरण के रंगों में कहीं अधिक घुली मुली सी नजर आती है। थोड़ी सादी सी। जी, उसकी पीठ पर हल्के भूरे रंग की पट्टियां होती हैं, सिर बिल्कुल सादा होता है और गले पर वो काला धब्बा नहीं होता। जीव विज्ञान में ये एक बहुत ही सामान्य बात है। वो साथी को आकर्षित करने वाला लॉजिक। एकदम सही। नर अक्सर साथी का ध्यान खींचने के लिए थोड़े अधिक रंगीन होते हैं, जबकि मादाओं पर ना घोंसले और अंडों को शिकारियों से छिपाने की जिम्मेदारी होती है। ओहो, तो वो कैमोफ्लेज का काम करता है। बिल्कुल, उनका रंग उन्हें आसपास के माहौल में छुपने में मदद करता है। इनकी शारीरिक क्षमता का डेटा, जो फोटो रिसेप्टर्स वाला आंकड़ा है। हाँ, एक ऐसी चिड़िया जिसकी लंबाई मुश्किल से 14 से 16 सेंटीमीटर है और वजन सिर्फ 24 से 40 ग्राम, एक मुट्ठी भर का जीव। सही बात है। लेकिन दृष्टि क्षमता वाले हिस्से में बताया गया है कि इनकी आंखों के रेटिना में प्रति वर्ग मिलीमीटर 4 लाख फोटो रिसेप्टर होते हैं। जी, ये बहुत बड़ा नंबर है। एक आम इंसान की तुलना में तो ये बहुत ही ज्यादा है। इतनी सी चिड़िया को इतने हाई डेफिनेशन कैमरे जैसी आंखों की क्या जरूरत पड़ गई? इसके पीछे जीवन और मृत्यु का एक बहुत ही सीधा गणित है। देखिए, आकार में इतना छोटा होने के कारण जो खाद्य श्रृंखला है ना, हमारी फूड चेन, उसमें इनकी स्थिति बहुत नाजुक होती है। शिकार बनने का डर? बिल्कुल। एक तरफ इन्हें हवा में तेजी से उड़ते हुए छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ना होता है, जिसके लिए नजर का बेहद तेज होना जरूरी है। एक साथ दोनों काम। हाँ, ये जो 4 लाख फोटो रिसेप्टर वाली क्षमता है, ये एक तरह से उनका इनबिल्ट रडार सिस्टम है। ये उन्हें एक ही पल में शिकारी और शिकार दोनों पर पूरी सटीकता से नजर रखने की ताकत देता है। बाप रे, शरीर की ये बनावट तो कमाल है ही, लेकिन विवेक की इन स्लाइड्स में इतिहास का जो पन्ना है ना, वो कहानी को एक अलग ही दिशा में ले जाता है। कृषि क्रांति वाले हिस्से की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। करीब 10,000 साल पहले जब मध्य पूर्व में इंसानों ने पहली बार खेती करना शुरू किया था, तब ये चिड़िया हमारे संपर्क में आई। ये समय मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इंसान ना वो खानाबदोश जीवन छोड़कर एक जगह टिककर बस्तियां बसा रहा था। बंजारेपन से एक सेटल्ड लाइफ। एकदम। उस समय जो जंगली गौरैया थी, जिसे वैज्ञानिक बैक्ट्रियानस कहते हैं, वो नदियों के किनारे और घनी झाड़ियों में रहती थी। उसका स्वभाव बहुत शर्मीला था। और वो माइग्रेट भी तो करती थी ना? जी,
वह मौसम के हिसाब से प्रवास करती थी, लेकिन कृषि क्रांति के दौरान उसी प्रजाति के एक हिस्से ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, या यूं कहें कि प्रकृति ने उनके लिए एक नया रास्ता चुना। उन्होंने हमारे साथ रहना तय किया। बिल्कुल, उन्होंने इंसानी बस्तियों को अपना स्थायी घर बना लिया और अपना जो प्रवासी स्वभाव था वो छोड़ दिया। क्या बात है। यही वो प्रजाति है जिसे आज हम डोमेस्टिकस यानी घरेलू गौरैया के रूप में जानते हैं। तो वे खेतों में उगने वाले अनाज की वजह से हमारे करीब आईं। लेकिन यहाँ एक स्लाइड है जिसने मुझे सच में उलझा दिया है। कौन सी वाली? इसमें लिखा है कि इंसानों के साथ रहने के लिए उन्होंने सिर्फ अपनी आदतें नहीं बदली, बल्कि अपना पूरा डीएनए ही बदल लिया। हाँ, ये विकास का एक बहुत ही रोचक पहलू है। मतलब खेती वाले बीजों में जो मांड या स्टार्च होता है, उसे पचाने के लिए उनके शरीर में एक विशेष जीन विकसित हो गया। जी। साथ ही गेहूं या जौ जैसे सख्त बीजों को तोड़ने के लिए उनकी खोपड़ी और चोंच पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गई। ये सुन के मुझे ना इंसानों में वो जो दूध पचाने की क्षमता होती है, लैक्टोज टॉलरेंस, उसके विकसित होने की याद आ गई। बहुत सही तुलना की है आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक पक्षी ऐसा कैसे कर सकता है? मतलब क्या ये उनकी बुद्धिमत्ता थी कि उन्होंने सोचा चलो इंसानों का खाना खाने के लिए अपना डीएनए बदल लेते हैं, या इसके पीछे कोई और विज्ञान काम कर रहा था? ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन क्रमिक विकास इस तरह सचेत होकर काम नहीं करता कि कोई तय करे और डीएनए बदल जाए। हाँ, वो तो रातों रात नहीं होता। बिल्कुल, ये दरअसल डार्विन के प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन का एक बहुत ही सुंदर और धीमा उदाहरण है। तो असल में हुआ क्या था? हुआ ये होगा कि हजारों साल पहले जो जंगली गौरैया इंसानी बस्तियों के आसपास दाना चुगने आईं, उनमें से कुछ के शरीर में संयोग से ऐसे जीन रहे होंगे जो स्टार्च को थोड़ा बेहतर पचा सकते थे। अच्छा, म्यूटेशन की तरह। जी, या फिर जिनकी चोंच थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। उन विशिष्ट चिड़ियों को खेती के आसपास भरपूर और आसान भोजन मिला। तो उन्हें मेहनत कम करनी पड़ी। बिल्कुल, क्योंकि उनका पेट भरा रहता था, वे अधिक स्वस्थ रहीं और उन्होंने ज्यादा प्रजनन किया। धीरे धीरे कई 100 पीढ़ियों के बाद वो मजबूत चोंच और स्टार्च पचाने वाला डीएनए पूरी आबादी में हावी हो गया। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। एकदम सही। ये कोई रातों रात लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि अपना अस्तित्व बचाए रखने की एक लंबी जैविक प्रक्रिया थी। समझ गए। शरीर और पाचन तंत्र का ये बदलाव तो सिर्फ आधी कहानी है। विवेक की अगली स्लाइड हमें इनके दिमाग के अंदर ले जाती है। और वो हिस्सा तो बहुत ही कमाल का है। सच में ये किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। इसमें लिखा है कि ये उन इंसानों के चेहरे तक पहचान सकती हैं जो इन्हें रोज खाना देते हैं। मतलब एक छोटी सी चिड़िया इंसानों के चेहरे याद रख रही है। ये एक बहुत ही उच्च स्तर का संज्ञानात्मक या कॉग्निटिव कौशल है। आमतौर पर ना चेहरे पहचानने की क्षमता प्राइमेट्स या कौवों जैसे बड़े दिमाग वाले जीवों में पाई जाती है। हाँ, बंदरों या चिंपांजी में सुना था मैंने। लेकिन गौरैया के लिए ये एक मजबूरी से पैदा हुई खूबी है। चूंकि उन्होंने हमारे बिल्कुल बीच हमारे घरों में रहना चुना है, इसलिए वो लगातार एक बहुत ही खतरनाक शिकारी के बेहद करीब रहती हैं। खतरनाक शिकारी मतलब हम इंसान? बिल्कुल। उनके लिए ये याद रखना जिंदगी और मौत का सवाल है कि कौन सा इंसान रोज बालकनी में दाना डालता है और कौन सा इंसान उन्हें भगाता है या नुकसान पहुंचाता है। बाप रे, ये तो बहुत ही स्मार्ट है। और उनका दिमाग सिर्फ चेहरे पहचानने तक सीमित नहीं है ना, खतरे से निपटने की उनकी जो रणनीति है वो भी हैरान करने वाली है। वो नाटक करने वाली बात। हाँ, जब भी कोई शिकारी उनके घोंसले के करीब आता है तो वे एक खास तरह का नाटक करती हैं। वे जमीन पर गिरकर अपने पंख ऐसे फड़फड़ाने लगती हैं जैसे वे गंभीर रूप से घायल हों। जी, इस व्यवहार को जीव विज्ञान में बहुत महत्व दिया जाता है। इसे आप एक तरह का व्यवहारिक अनुकूलन या बिहेवियरल एडाप्टेशन कह सकती हैं। ये काम कैसे करता है? विकासवादी नजरिए से देखें तो माता पिता अपने बच्चों यानी अपने जीन्स को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। वो नाटक करके शिकारी का ध्यान अंडों या बच्चों से हटाकर खुद पर खींचती हैं। तो शिकारी को लगता है कि ये आसान शिकार है। बिल्कुल। शिकारी सोचता है कि ये घायल शिकार आसानी से मिल जाएगा। वो उनके पीछे भागता है और जब वो घोंसले से काफी दूर निकल जाता है तब क्या होता है? तब चिड़िया अचानक बिल्कुल ठीक होकर फुर्र से उड़ जाती है। मतलब बेवकूफ बना दिया। इतनी चालाकी से किसी शिकारी को चकमा देना एक बहुत ही तेज दिमाग की निशानी है। एकदम। और यही दिमाग उन्हें अपने आसपास के माहौल से समझौता करने में भी मदद करता है। लेकिन
यहाँ एक तस्वीर है जिसे देखकर मुझे वाकई बहुत अजीब लगा और थोड़ा दुख भी हुआ। सिगरेट वाली तस्वीर? हाँ, एक स्लाइड में घोंसले की तस्वीर है जिसमें तिनकों के साथ साथ सिगरेट के इस्तेमाल किए हुए टुकड़े यानी सिगरेट बट रखे हुए हैं। जी, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। शुरुआत में मुझे लगा कि ये हमारे शहरों के कचरे और प्रदूषण की एक बहुत ही दुखद तस्वीर है। मतलब कोई भी पक्षी अपने ही घर में जहाँ उसे अंडे देने हैं ऐसा जहरीला कचरा क्यों रखेगा? क्या ये गलती से उठाया गया कचरा है? नहीं, ये कोई गलती नहीं है। ये उनकी बुद्धि और हमारे शहरों की एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई का मिला-जुला परिणाम है। खौफनाक सच्चाई कैसे? देखिए, प्राकृतिक रूप से कई पक्षी अपने घोंसलों को परजीवियों या कीड़ों से बचाने के लिए नीम, पुदीने या अन्य सुगंधित पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, एक नेचुरल रिपेलेंट की तरह। लेकिन कंक्रीट के जंगलों में जब उन्हें ये प्राकृतिक चीजें मिलनी बंद हो गईं, तो उन्होंने सिगरेट के टुकड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन सिगरेट ही क्यों? इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि सिगरेट में निकोटीन होता है और निकोटीन एक बहुत ही प्रभावी प्राकृतिक कीटनाशक है। वे जानबूझकर इन टुकड़ों को घोंसले में रखती हैं ताकि उसमें पलने वाले कीड़े मर जाएं। ओह माय गॉड, ये तो सच में किसी जासूस या मैकगाइवर जैसे जुगाड़ की तरह है जो किसी भी चीज से अपना काम निकाल लेता है। हाँ, ये उनका जुगाड़ ही है। लेकिन एक बात बताइए, निकोटीन तो एक जहर है ना, क्या इसका असर खुद उन चिड़ियों या उनके नवजात बच्चों पर नहीं पड़ता होगा? पड़ता है, और यही इस पूरी कहानी का सबसे दुखद पहलू है। ये सच है कि निकोटीन कीड़ों को मार देता है, जिससे उन्हें तात्कालिक राहत मिलती है। लेकिन लंबे समय तक निकोटीन के संपर्क में रहने से उनके अंडों की गुणवत्ता और नवजात बच्चों के विकास पर बहुत बुरा असर पड़ता है। मतलब एक तरह से वो कीमत चुका रहे हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा समझौता है जहां उन्हें परजीवियों से बचने के लिए अपने ही बच्चों को धीमे जहर के बीच रखना पड़ रहा है। ये तो बहुत ही दर्दनाक है। ये दिखाता है कि हमने उनके प्राकृतिक संसाधनों को इस हद तक नष्ट कर दिया है कि उन्हें जिंदा रहने के लिए इंसानी कचरे का सहारा लेना पड़ रहा है। ये वाकई एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। लेकिन अगर हम इतिहास और संस्कृति के पन्नों की ओर वापस चलें तो समझ आता है कि इसी 80 में दृढ़ निश्चय और बुद्धिमत्ता ने उन्हें हमारी कहानियों का इतना अहम हिस्सा बनाया। जी, हमारे लोक साहित्य में इनका बहुत जिक्र है। हाँ, विवेक के दस्तावेजों में एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा का जिक्र है। ऐसा कहा जाता है कि एक बार समुद्र ने अपनी लहरों से एक गौरैया के अंडे चुरा लिए। बहुत ही प्रसिद्ध कथा है ये। उस छोटी सी चिड़िया ने हार नहीं मानी। उसने अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर भर कर उस विशाल समुद्र को सुखाने की ठान ली। एक असंभव सा काम। बिल्कुल, लेकिन उसका ये असीमित साहस और जिद देखकर गरुड़ देव और भगवान विष्णु इतने प्रभावित हुए कि उन्हें स्वयं उसकी मदद के लिए आना पड़ा और अंततः समुद्र को झुककर उसके अंडे लौटाने पड़े। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत गहरा सांस्कृतिक प्रतीक है। जी, ये हमें ये संदेश देती है कि आकार या ताकत से ज्यादा महत्व आपके इरादे का होता है। सही बात है। भारतीय लोक कथाओं में इस पक्षी को हमेशा से उर्वरता, समृद्धि और अटूट दृढ़ संकल्प के सूचक के रूप में देखा गया है। और शायद यही वजह है कि वास्तुशास्त्र में भी इसका दर्जा इतना ऊंचा है। वास्तव में तो इसका बहुत महत्व है। हाँ, स्लाइड्स के मुताबिक घर के खुले हिस्से में गौरैया का घोंसला होना 10 प्रकार के वास्तु दोषों को समाप्त करता है। जी। दिशाओं को लेकर भी बहुत स्पष्ट मान्यताएं हैं। जैसे अगर घोंसला पूर्व दिशा में है तो घर के मान सम्मान में अपार वृद्धि होती है, और दक्षिण में है तो धन और समृद्धि आती है। बिल्कुल, दक्षिण पश्चिम में होने से परिवार के सदस्यों की लंबी उम्र की बात कही गई है और पश्चिम में होने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा मानी जाती है। अब यहाँ मैं एक पल के लिए रुककर सोचना चाहती हूँ। हमारे इतिहास में शेर, हाथी, गरुड़ जैसे न जाने कितने विशाल और शक्तिशाली जानवरों का जिक्र है। हाँ, बड़े बड़े प्रतीक हैं हमारे पास। फिर हमारे पूर्वजों ने घर की समृद्धि, सौभाग्य और ब्रह्मांडीय संतुलन का सीधा नाता इस महज 40 ग्राम की सबसे साधारण सी दिखने वाली चिड़िया से क्यों जोड़ा? इसके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि बहुत ही ठोस और वैज्ञानिक अवलोकन काम कर रहा था। अच्छा, विज्ञान कैसे? देखिए, प्राचीन वास्तुकला या वास्तुशास्त्र मूल रूप से घर में हवा, रोशनी और ऊर्जा के सही प्रवाह पर आधारित विज्ञान है। बड़े जानवर शक्ति और राजसी वैभव का प्रतीक हो सकते हैं, लेकिन वे भय भी पैदा करते हैं। दूसरी ओर गौरैया का स्वभाव बेहद संवेदनशील होता है। संवेदनशील मतलब वो बहुत सिलेक्टिव होती हैं। बिल्कुल, कोई भी गौरैया किसी खान में घोंसला तभी बनाएगी
जब उस घर में ताज़ी हवा का प्रवाह अच्छा हो, तापमान अनुकूल हो और वहाँ कोई जहरीली गैसें या अत्यधिक शोर शराबा ना हो। ओहो, तो वो एक तरह का क्वालिटी चेक करती हैं। एकदम सही। इसके अलावा उनका हानिरहित स्वभाव ये सुनिश्चित करता है कि वे घर के बच्चों या पालतू जानवरों के लिए कोई खतरा नहीं है। एक तरह से उनका घोंसला एक बायो इंडिकेटर यानी जैविक सूचक था। जहाँ गौरैया है वहाँ का वातावरण प्राकृतिक रूप से खुशहाल और सुरक्षित होता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने इसे समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का सीधा संकेतक मान लिया। मतलब वे हमारे लिए एक प्राकृतिक थर्मामीटर या पर्यावरण के बारोमीटर की तरह थी। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, बैरोमीटर। लेकिन विवेक की प्रेजेंटेशन का जो अगला हिस्सा है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आज हमारा ये बैरोमीटर टूट रहा है। जी, यह बहुत ही चिंताजनक बात है। जो चिड़िया हजारों सालों से हमारी रक्षक और समृद्धि की प्रतीक थी, वो आज खामोश हो रही है। आंकड़े बताते हैं कि इनकी आबादी में 60 से 80% की भारी गिरावट आई है। और अब इन्हें रेड लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। रेड लिस्ट मतलब विलुप्त होने का खतरा। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं है। ऐसा अचानक क्या हो गया? ये गिरावट अचानक नहीं हुई है, बल्कि ये हमारे द्वारा किए गए विकास की एक सीधी प्रतिक्रिया है। इसके 3 मुख्य कारण सामने आते हैं। पहला कारण क्या है? पहला कारण हमारी आधुनिक वास्तुकला है। पहले के घरों में छज्जे, रोशनदान और खपरेल होते थे, जिनमें अनगिनत दरारें और जगह होती थी जहां वे आराम से घोंसला बना सकती थी। हाँ, वो पुराने डिजाइन्स में बहुत जगह होती थी। लेकिन आज हमने कांच, कंक्रीट और एल्यूमिनियम की ऐसी इमारतें खड़ी कर दी हैं जो पूरी तरह से पैक्ड होती हैं। उनमें बाहर से अंदर जाने का कोई रास्ता ही नहीं होता। हमने सचमुच अपने दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए हैं। घे की कमी तो सिर्फ एक समस्या है ना? खाने का क्या? लोग तो आज भी बैल्कनी में दाना डालते हैं, चावल रखते हैं, फिर वे भूखी क्यों मर रही हैं? यहीं पे दूसरा सबसे बड़ा कारण आता है कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग। पेस्टिसाइड्स। जी, बड़ी गौरैया तो अनाज और बीज खाकर गुजारा कर सकती है, लेकिन जो नवजात बच्चे होते हैं उनका पाचन तंत्र शुरुआत में बीज पचाने लायक नहीं होता। तो वो क्या खाते हैं? उन बच्चों को तेजी से बढ़ने के लिए भारी मात्रा में प्रोटीन की जरूरत होती है, जो सिर्फ छोटे मुलायम कीड़े मकोड़ों या कैटरपिलर से मिलता है। अगर हाँ, प्रोटीन के लिए। अब हमने अपने बगीचों और खेतों में इतने रसायन और कीटनाशक डाल दिए हैं कि वे छोटे कीड़े पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। नतीजा ये होता है कि घोंसले में बैठे बच्चे भोजन के अभाव में भूखे ही मर जाते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। दाना होते हुए भी बच्चे भूख से मर रहे हैं। और स्लाइड्स में एक तीसरे कारण का भी जिक्र है जो बिल्कुल अदृश्य है। मोबाइल टावरों का रेडिएशन। हाँ, मोबाइल टावरों से निकलने वाली सूक्ष्म तरंगें, इसका क्या असर होता है? ये एक ऐसा विषय है जिस पर लगातार शोध हो रहे हैं। देखिए, पक्षियों के शरीर में नेविगेशन यानी दिशा पहचानने का एक अपना प्राकृतिक सिस्टम होता है जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जुड़ा होता है, मैग्नेटिक फील्ड से। जी। कई अध्ययनों का मानना है कि मोबाइल टावरों से निकलने वाले माइक्रोवेव रेडिएशंस इस सिस्टम को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। इससे वे भ्रमित हो जाती हैं, रास्ता भटक जाती हैं, और शायद इसी वजह से वो वापस अपने घोंसले तक नहीं पहुंच पाती। बिल्कुल। इसके अलावा ये रेडिएशन उनके अंडों की गुणवत्ता को कम करता है और उनकी प्रजनन क्षमता पर भी सीधा असर डालता है। ये सब सुनकर ना मुझे खदानों में काम करने वाले उन खनिकों की याद आ रही है जो अपने साथ पिंजरे में एक कैनरी पक्षी को लेकर जाते थे। हाँ, कोयले की खान में किनारी एक बहुत ही सटीक उदाहरण है ये। थी तो इंसानों को पता चलने से बहुत पहले उस छोटी सी चिड़िया की जान चली जाती थी। वो उन खनिकों के लिए एक अलार्म बेल होती थी कि तुरंत बाहर भागो। जी। आज ये गौरैया हमारे पर्यावरण की वही कैनरी बन गई है। हमने दुनिया भर में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए हजारों टावर लगा दिए, लेकिन 10,000 साल पुराने अपने सबसे वफादार साथी से हमारा सबसे गहरा कनेक्शन टूट गया। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। ये सिर्फ एक पक्षी का गायब होना नहीं है, बल्कि ये पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक नेचर हेल्थ इंडिकेटर है। जिस वातावरण से गौरैया गायब हो जाती है, वो इस बात का स्पष्ट वैज्ञानिक संकेत है कि वो स्थान अब इंसानों के रहने के लिए भी लंबी अवधि में स्वस्थ और सुरक्षित नहीं बचा है। मतलब अगर वो नहीं रह पा रही हैं, तो हम भी सुरक्षित नहीं हैं। बिल्कुल। हवा में जहर है, खाने में रसायन है और चारों तरफ रेडिएशन है। अगर 40 ग्राम की एक चिड़िया इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, तो हमारा शरीर भी धीरे धीरे इसी माहौल का शिकार हो रहा है। ये तो डराने वाली बात है। दस्तावेजों में एक बहुत ही शक्तिशाली और डरावनी पौराणिक मान्यता का जिक्र है,
जिस दिन आकाश से पक्षी लुप्त हो जाएंगे उस दिन धरती से मनुष्य भी लुप्त हो जाएगा। अफसोस, ये विचार सच में अंदर तक हिला देने वाला है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि 10,000 साल पहले मध्य पूर्व में खेती की शुरुआत से लेकर आज हमारे शहरों में फेंके हुए सिगरेट के बट का इस्तेमाल करने तक उन्होंने हार नहीं मानी। हाँ, इस नन्ही सी चिड़िया ने हमारे साथ रहने के लिए हर कदम पर समझौता किया। उसने अपना स्वभाव बदला, अपना डीएनए बदला और अपनी पूरी ताकत लगा दी ताकि वो हमारे साथ अपना अस्तित्व बनाए रख सके। जी। लेकिन आज का हमारा आधुनिक ढांचा, ये कंक्रीट और रसायनों का जंगल, उसकी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष यही है कि गौरैया को बचाना अब सिर्फ पर्यावरण प्रेमियों का या किसी एक पक्षी को बचाने का अभियान नहीं रह गया है। तो ये क्या है? ये असल में हमारे अपने भविष्य, हमारी संस्कृति और मानव प्रजाति के अस्तित्व को बचाने की एक सख्त चेतावनी है। हम अपनी जड़ों को काटकर एक स्वस्थ भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा आपने। अक्सर ऐसी गहन चर्चाओं के अंत में हम दर्शकों से कुछ सोचने को कहते हैं, और विवेक के इस सीक्रेट वर्ल्ड वाली प्रेजेंटेशन का असली मकसद भी कुछ ऐसा ही है। यह हमें एक बहुत गहरा विचार देकर जाती है। वो विचार क्या है? जरा सोचिए, अगर एक छोटी सी चिड़िया ने हमारे साथ रहने के लिए हजारों सालों में अपने डीएनए तक को बदल लिया, अपने शरीर को हमारे अनुकूल बना लिया, तो ये हमारी पिछले 20-30 सालों की प्रगति के बारे में क्या कहता है? कि हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं। हाँ, हमने अपने ही साझा घर को उनके लिए इतना जहरीला बना दिया कि उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। क्या मानव विकास का अगला चरण ये नहीं होना चाहिए कि हम अपने शहरों, अपने घरों और अपनी तकनीक को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उन रूममेट्स के लिए भी डिजाइन करें? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगली बार जब कोई खिड़की से बाहर देखे तो शायद उसकी नज़र दूर पहाड़ों या आसमान पर जाने से पहले अपनी मुंडेर की उस खाली जगह पर ठहरेगी। हम आज स्लाइड टू स्लाइड एक्सप्लेन करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने विवेक के सीक्रेट वर्ल्ड की स्टार्टिंग में देखा और अब इस एंडिंग तक महसूस किया। जी, ताकि ऐसे ही अनदेखे सीक्रेट वर्ल्ड हम आगे भी सामने ला सकें। बिल्कुल। विवेक के इस सीक्रेट वर्ल्ड ने आज हमें अपने आसपास देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। तो चलिए आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। सुनने वालों के लिए ये एक अलार्म बेल है, इसे इग्नोर मत कीजिए।